नमस्कार, मैं रवि मिश्रा अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और अभी जो है हम एक सवाल जो कि अभी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हम लोग टॉपिक नहीं पढ़े हुए हैं YouTube पर जो है, बट डिमांड पर ये क्वेश्चन था, एक स्टूडेंट से व्हाट्सएप पर भेजा गया था स्टूडेंट के द्वारा। तो यानी हम अभी तो मानते हैं लॉकडाउन में यानी कहीं ऐसे मिल भी नहीं सकते हैं, जैसे कि मानते हैं उसको बताया जा सके। तो यानी बना के भेजना, ये कॉम्पिटिटिव मैथ इस तरह का होता है कि यहाँ बना भेजने पर भी मानते हैं वो यानी डिटेल मेथड तो सबको समझ में आ जाता है, बट शॉर्ट ट्रिक समझना मुश्किल हो जाता है। तो हम वीडियो बना देना ही ज़्यादा उचित समझे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। आपके सामने सवाल रहा ये सवाल को ध्यान से पढ़िए और कॉपी में नोट कर लीजिए। थोड़ा सा सवाल बड़ा है क्योंकि सवाल हटा दिया जाएगा जिस समय हम इसका सलूशन करेंगे। तो आप लोग पहले कॉपी में सवाल को जरूर लिख लें, क्योंकि जब सवाल हट जाए तो भी आपके सामने में ये सवाल अवेलेबल रहे। सवाल है, हम थोड़ा पढ़ रहे हैं। ए ट्रेन मेट विथ एन एक्सीडेंट 120 किलोमीटर फ्रॉम स्टेशन ए। इट कंप्लीटेड द रिमेनिंग जर्नी एट 5/6 ऑफ इट्स प्रीवियस स्पीड and reached 2 hours late at station B. Had the accident taken place 300 km further, it would have been only 1 hour late. What is the speed of the train? ठीक है, समझिएगा। एक बार फिर से हम सवाल को रिपीट कर रहे हैं। A train met with an accident 120 km from station A. It completed the remaining journey at 5/6 of its previous speed and reached 2 hours late at station B. Had the accident taken place 300 km further, it would have been only 1 hour late. What is the speed of the train? ठीक है, थोड़ा सा हम हिंदी में भी समझा देते हैं सवाल को कि कोई ट्रेन है, वो जो है स्टेशन ए से बी की ओर जा रहा है। तो बीच में 120 किलोमीटर चलने के बाद जो है वो ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है और वो अपना प्रीवियस स्पीड का 5/6 स्पीड से चलने लगता है और बी स्टेशन पर वो यानी 2 घंटे लेट से पहुंचता है। 2 घंटे लेट से पहुंचता है। आपको बोला जा रहा है कि यदि ये एक्सीडेंट जो है 300 किलोमीटर आगे हुआ होता, यदि ये 300 किलोमीटर एक्सीडेंट आगे हुआ होता तो वो आदमी जो कि अभी 2 घंटा लेट से पहुंचा था पहले, वो 1 घंटा लेट से पहुंचता। तो आपको पूछा जा रहा है ट्रेन का वास्तविक स्पीड कितना है। ट्रेन का वास्तविक चाल आपसे पूछा जा रहा है। आइए शुरू करते हैं। उम्मीद है आप लोग सवाल नोट कर लिए होइएगा। हम सवाल हटा दे रहे हैं आपके सामने से। ठीक है, ठीक है, आप लोग सवाल देख चुके हैं। आइए देखिए, समझते हैं। देखिए, बिल्कुल आसान है। इसमें मानते हैं अभी हम लोग चैप्टर नहीं पढ़े हैं, फिर भी हम अपनी तरफ से पूरा कोशिश करेंगे आपको सवाल समझाने का। आप समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, कुछ भी चीज आप कहानी की तरह बिल्कुल आराम से समझिए, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा। हम ये बोल रहे हैं कि कहानी है 2 स्टेशन के बीच का। एक स्टेशन है ए और एक स्टेशन है बी। ये 2 स्टेशन है, ठीक है, ए और बी। कहानी में क्या हुआ है, कोई ट्रेन है, वो स्टेशन ए से चला। समझिएगा मेरी बात। कोई ट्रेन है जो स्टेशन ए से चला और ये 120 किलोमीटर चलने के बाद 120 किलोमीटर चला। सपोज करिए ट्रेन यहां आ गया। 120 किलोमीटर चलने के बाद ये ट्रेन यहां पर आके एक्सीडेंट हो गया। यहां इस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट होने के बाद ट्रेन का जो चाल है वो घट गया 5/6। देखिए, जब भी इस तरह का रेशियो रहता है 5/6, इसका मतलब ये 5 जो होता है इनिशियल को रिप्रेजेंट करता है और ये 6 जो है ये नीचे वाला इनिशियल को रिप्रेजेंट करता है और ऊपर वाला रिजल्ट को रिप्रेजेंट करता है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि पहले ये जो है 6 यूनिट रेशियो में हम बात करेंगे। पहले ये 6 के चाल से चल रहा था और अब जो है एक्सीडेंट के बाद ये कितने की चाल से चलने लगा, 5 के चाल से चलने लगा। पहले ये 6 जो भी रेशियो में हम बोल रहे हैं 5/6 यानी इसका स्पीड से ये चलने लगा। तो हम ये बोल सकते हैं पहले इसका स्पीड 6 था और अब ये 5 के चाल से चल रहा है।
समझने का प्रयास करिएगा। 120 किलोमीटर तक यदि ट्रेन चला है जहां की इसका एक्सीडेंट नहीं हुआ था, तो ये चल रहा था कितने यूनिट के चाल से? 6 यूनिट के चाल से। एक्सीडेंट के बाद ये चलने लगा 5 यूनिट की चाल से, और 5 यूनिट के चाल से ही ये चलते हुए लास्ट तक पहुंचा, बी तक ये पहुंचा। अब आगे क्या बोला गया, कहानी फिर उसी 2 स्टेशन के बीच में इमेजिन किया जा रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक्सीडेंट के बाद इमेजिन करते हैं, यदि ऐसा हो जाता तो ये होता। तो वही यहाँ सवाल में इमेजिन है। ये तो हुआ है रियल में कि 120 किलोमीटर चलने के बाद ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है, वास्तविक में यही हुआ है। जहाँ की 6 की चाल से चला है, एक्सीडेंट से पहले तक चाल घट रहा है, कब? एक्सीडेंट के बाद। तो यहाँ इमेजिन किया गया कि यदि ट्रेन 300 किलोमीटर और आगे चलने के बाद एक्सीडेंट होता, हम ये बोल रहे हैं कि यदि ट्रेन 300 किलोमीटर और हम चला दिए, चलिए 300 किलोमीटर और चला दिए, अब ट्रेन यहाँ एक्सीडेंट हो रहा है, यहाँ एक्सीडेंट नहीं हुआ है, अब ट्रेन यहाँ एक्सीडेंट हुआ है। तो यहाँ भी हम ऐसा एक स्टेशन यहाँ भी बना लेते हैं, 300 किलोमीटर पर एक स्टेशन यहाँ है, ठीक है। तो आप हमें ये बताइए कि दूसरे केस में ये जो इमेजिन किया गया है, तो एक्सीडेंट 120 किलोमीटर पर नहीं हुआ है, कहाँ हुआ है? 300 किलोमीटर और आगे चलने की बात। तो आप इतना बोल सकते हैं ना कि जब एक्सीडेंट यहाँ नहीं हुआ है तो ये 300 किलोमीटर भी 6 के ही चाल से चला होगा, ठीक है। 6 यूनिट, हम रेशियो में बात कर रहे हैं, 6 यूनिट से ही चला होगा। और 300 किलोमीटर आगे जब यहाँ इसका एक्सीडेंट हो गया, अब एक्सीडेंट के बाद ये 5 यूनिट के चाल से बी तक चला है, ठीक है। सवाल उम्मीद है समझ में आया होगा। हम ये बोले, पहला कहानी बोला जा रहा था, कहानी था 2 स्टेशन के बीच का। बोला जा रहा था कि ट्रेन जो है 120 किलोमीटर चलने के बाद इसका एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट के बाद चाल उसका घट जाता है। रेशियो दिया हुआ था 5/6, यानी पहले वो 6 यूनिट के चाल से चल रहा था, बट 120 किलोमीटर चलने के बाद एक्सीडेंट के बाद ट्रेन 5 के चाल से बी तक पहुंच रहा था। अब एक इमेजिन किया गया कि 120 किलोमीटर पर एक्सीडेंट ना होता, 120 किलोमीटर पर एक्सीडेंट ना होता, और 300 किलोमीटर और आगे चलने के बाद यदि इसका एक्सीडेंट हुआ होता, तो ये ट्रेन जो है, यानी ये ट्रेन यदि 300 किलोमीटर पर एक्सीडेंट हुआ होता, तो फिर चाल इसका जो घटता 300 किलोमीटर आगे चलने के बाद घटता। और आपको ये बोला गया है, ऐसे केस में जब ट्रेन पहुंच रहा है तो इसको 2 घंटा लेट लग रहा है, यानी वास्तविक टाइम ट्रेन का जितना था पहुंचने का, उससे ये 2 घंटा लेट लग रहा है इसको टाइम। और जब 300 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट होके पहुंच रहा है, तो इसको जो है 1 घंटा लेट लग रहा है यहाँ पहुंचने में। तो आपको ट्रेन का चाल बताना है। आप मेरी बात ध्यान से समझिएगा। यदि हम बात करें यहाँ से ए से यहाँ तक का 120 किलोमीटर पर जो भी स्टेशन रहा हो, आप यहाँ तक का बात यदि दोनों केस में देखिए, तो आप ये बोलिएगा दोनों केस में दूरी भी सेम है 120 किलोमीटर, यहाँ भी 120 किलोमीटर, और स्पीड भी दोनों का सेम है, तो टाइम भी सेम होगा, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा। अब आप ये बोलिए 300 किलोमीटर के बाद यहाँ बी तक का यदि हम बात बोलें, तो यहाँ दूरी भी सेम ही होगा, स्पीड भी सेम ही है। यहाँ पर भी बात करें 300 किलोमीटर के बाद, यहाँ भी 5 का चाल है, यहाँ भी 5 यूनिट का चाल है, और 300 किलोमीटर के बाद जो है बी तक का डिस्टेंस भी इक्वल होगा, तो यहाँ भी सेम टाइम ही लगा होगा। अब ये जो टाइम में आप अंतर देख रहे हैं 1 घंटे का, पहले 2 घंटा लेट हो रहा था ट्रेन, अब 1 घंटा लेट हो रहा है, तो टाइम के बीच में आप जो 1 घंटे का अंतर देख रहे हैं, ये किसकी वजह से है 1 घंटे का अंतर? तो आप ये बोलिएगा ये 300 किलोमीटर की वजह से है, क्योंकि 300 किलोमीटर पहले जो चला है ये 5 के चाल से चल रहा था, तो 2 घंटा लेट उसको लग रहा था, और अब वो 6 के चाल से चल रहा है, तो 1 घंटा लेट उसको हो रहा है। तो ये जो भी अंतर इस टाइम में आया है वो इस 300 किलोमीटर को लेके आया है। तो आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पता होना चाहिए, यदि डिस्टेंस इक्वल होता है तो उस केस में
टाइम का जो रेशियो होता है वो स्पीड का रेशियो का उल्टा होता है। कैसे हम इस बात को बताते हैं, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि क्यों भी जानना आपको बहुत जरूरी है। यदि हम बोलें कि डिस्टेंस इक्वल है t बराबर t1 समय लग रहा है और s1 स्पीड लग रहा है, दूरी बराबर 4 गुना समय आप जानते हैं, तो s1 इंटू t1 हम कर दिए। और यदि फिर इतना ही डिस्टेंस है और इस बार स्पीड भी चेंज है, टाइम भी चेंज है, तो हम ये बोलेंगे t2 इंटू s2। ऐसे यदि बोले तो आप ये बोलिएगा दोनों यदि इक्वल है तो हम ऐसा लिख सकते हैं s1 t1 इज इक्वल टू s2 t2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप यदि स्पीड का अलग रेशियो बनाइए तो s1 s2 इज इक्वल टू t2 बाय t1। तो आप ये बोल सकते हैं स्पीड का जो रेशियो होता है वो टाइम का रेशियो का उल्टा होता है। कब? जब डिस्टेंस आपका सेम हो। ठीक है, तो आप इस बात को यहाँ से समझिए, यदि कि यहाँ बात हो रहा है 300 किलोमीटर, डिस्टेंस यहाँ भी है, और जब यहाँ स्पीड का रेशियो आपको 5:6 का है, तो यदि हम टाइम का रेशियो बोलें तो आप ये बोलिएगा टाइम का रेशियो उल्टा होगा, यानी 6:5 होगा। आप इस बात को बोलिएगा, यानी पहला 300 किलोमीटर तय करने में इसको 6 टाइम लगा है, 6 यूनिट टाइम लगा है, और फिर 300 किलोमीटर यहाँ दूरी तय करने में उसको 5 यूनिट टाइम लगा है। तो दोनों यूनिट में अंतर कितने यूनिट का है? 1 यूनिट का अंतर है, 1 यूनिट का अंतर है। और यही 1 यूनिट जो है आपको 1 घंटा के बराबर है। यहाँ दिया जा रहा है 1 घंटे का अंतर है, तो आप ये बोल सकते हैं 1 यूनिट 1 घंटा का अंतर है। इसका मतलब ये 5 यूनिट जो है 5 घंटे को बता रहा है। ये 5 यूनिट कितने को बता रहा है? 5 घंटे को बता रहा है। देखिए रियल स्पीड से यही चला है, तो वास्तविक चाल हम यहीं से बता पाएंगे इसका जो है, क्योंकि रियल स्पीड 6 है, रियल स्पीड 6 है, हमें यहाँ रियल स्पीड नहीं है, ये एक्सीडेंट के बाद का स्पीड है 5 यूनिट, तो इसलिए हम रियल स्पीड यहाँ से चलेंगे जब, तो हम ये बोलेंगे कि रियल स्पीड इसका 6 है और रियल स्पीड को तय करने में टाइम इसको 5 यूनिट लगा है। तो 5 यूनिट का मतलब 5 घंटा, क्योंकि 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया है? 1 घंटा, तो 5 यूनिट का वैल्यू हो गया 5 घंटा। तो हम ये बोलेंगे 5 घंटा में ट्रेन जो है 300 किलोमीटर चला है, तो 1 घंटे में चली गई दूरी को हम लोग चाल कहते हैं। तो 300/5 करेंगे तो ये हो गया 60 किलोमीटर पर आवर, और यही इसका आंसर हो गया। ये तो हम समझाने के लिए बताएं। अगली बार यदि यही सवाल आपके सामने आए तो आप इतना डाटा तैयार करने का आपको कोई जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधी आप इस बात को बोल सकते हैं कि अंतर कहाँ आ रहा है? जहां अंतर आ रहा है, यानी 300 किलोमीटर दूरी ही अंतर आ रहा है पहले और बाद में। तो पहले यानी पहले 2 घंटा लेट हो रहा था, जब ये चल रहा था चाल घट गया था 5 के चाल से, तो 2 घंटा लेट। अब 6 के चाल से जब ये 300 किलोमीटर यानी 300 किलोमीटर चलने में जब एक्सीडेंट नहीं हुआ था तो इसका चाल 6 ही था, तो इसमें इसका यानी इसको कितना लेट हुआ था? 1 घंटा लेट हुआ था, यानी टाइम के बीच अंतर कितने का था? 1 घंटे का था। और यहाँ स्पीड का रेशियो 5:6 का है, तो टाइम का रेशियो 6:5 का होगा। अंतर कितने का है? 1 यूनिट का, और 1 यूनिट 1 घंटे के बराबर, तो 5 यूनिट 5 घंटे के बराबर। 5 घंटे में 300 किलोमीटर, तो 1 घंटे में जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बस यही सवाल का उत्तर हो गया। आपको बस इस सवाल में कुछ खास करना नहीं था। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अभी हम बिना चैप्टर का, सिर्फ ये डिमांड पर, किसी स्टूडेंट का डिमांड था ये सवाल बताने का, तो हम समझाने का कोशिश किए हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। फिर जब हम चैप्टर शुरू करेंगे तो इसको अच्छी तरह से डिटेल में हम पूरा थ्योरी और कॉन्सेप्ट सारा कवर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।